तो फुल स्पॉइलर वार्निंग के साथ आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर की एंडिंग और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को। जी हाँ, इसमें पोस्ट, मिड एंड ये 3 क्रेडिट सीन हैं। और जितना भी कुछ हमने इस चैनल पर लीक, प्रेडिक्शन, थ्योरीज को शेयर किया है, लगभग ये सारी बातें अब सच होते दिखाई दे रही हैं। इसीलिए हम जल्दी से डॉक्टर डूम वाले क्रेडिट सीन पर बात करते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि सू स्ट्रॉम बुक पढ़ रही है फ्रैंकलिन के लिए। ये रात का सीन है और ये फ्रैंकलिन का बेड टाइम भी है। फिर सू स्ट्रॉम एक बुक कंप्लीट करने के बाद दूसरे बुक की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन तभी बैकग्राउंड में एक साउंड सुनाई देता है और ये आवाज होती है टेलीपोर्टेशन डिवाइस के एक्टिव होने की। इसीलिए सू स्ट्रॉम इसे चेक करने जाती है और वापस से जब वो फ्रैंकलिन के रूम में आती है, वो अचानक से जम जाती है और जो बुक सू स्ट्रॉम के हाथ में थी वो उसके हाथ से गिर जाती है, क्योंकि सू स्ट्रॉम जो अपने सामने देख रही है वो डॉक्टर डूम है, जो हमारी तरफ पीठ किया हुआ है, हरे रंग का हुड पहना है, हाथ में डॉक्टर डूम का मास्क है और फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के चेहरे को देख रहा है और डॉक्टर डूम का दूसरा हाथ फ्रैंकलिन के चेहरे की तरफ जाता है। मानो कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को ऐसे देख रहा है कि उसे मल्टीवर्स बचाने का तरीका मिल गया है और वो उसके सामने फ्रैंकलिन है। लेकिन जो डॉक्टर डूम का चेहरा अधजला और बहुत बुरी तरह जख्मी है, वो फ्रैंकलिन उसे लगातार देख रहा है। और अब तक जो हमें लग रहा था कि डॉक्टर डूम का चेहरा इतना बुरा है, उसे ऐसे नहीं देखा जा सकता। और क्यों आरडीजे को डॉक्टर डूम के लिए चुना गया, क्योंकि उसे तो मास्क ही पहनना है। तो इसका जवाब यही मिल गया है, क्योंकि फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के चेहरे को सही कर देगा। या इससे डार्क ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन की पावर को एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ये कई बार कर चुका है। जब सीक्रेट वॉर्स इवेंट होना था, तब भी डॉक्टर डूम ने मल्टीवर्स को बचाने के लिए बियॉन्डर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। शायद यही कहानी यहाँ इस फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम के बीच में दोहराई जा रही है। दूसरा मुद्दा ये भी है कि हमें आरडीजे डॉक्टर डूम का चेहरा नहीं दिखाया है, बस पीछे से डॉक्टर डूम को एक हरे हुड के साथ दिखाया गया है। वही इससे पहले जो हमने इस पोस्ट क्रेडिट सीन की लीक कवर की थी, जहाँ हमें ये बताया गया था कि यहाँ ये जो डॉक्टर डूम होगा फ्रैंकलिन के सामने, उसका हुड सिल्वर कलर का होगा। और अब तक हमें सिल्वर कलर का हुड फैंटास्टिक फोर 2007 में डॉक्टर डूम के साथ देखने को मिला है। और यही तो खूबसूरती है मार्वल यूनिवर्स में, बस कपड़े का कलर चेंज हुआ है और पूरी की पूरी थ्योरी अचानक से बदल जाती है। खैर, इसके बाद डॉक्टर डूम का हाथ धीरे धीरे फ्रैंकलिन की तरफ बढ़ता है और फिर स्क्रीन अचानक से काली हो जाती है, जिस पर लिखा होता है कि फैंटास्टिक फोर दोबारा लौटेंगे अवेंजर्स डूम्सडे में। तो ये था इसका एंड क्रेडिट सीन, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ डॉक्टर डूम को दिखाते हुए भी नहीं दिखाया गया। मतलब यहाँ 30 सेकंड का कुछ तो डायलॉग या कुछ तो कनेक्शन होता, जिससे हम यूट्यूबर्स साल भर बैठकर इस सीन से खा सकते थे। खैर, ये मौका दोबारा भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोटिस करने वाली हैं। नंबर 1, यहाँ पर डॉक्टर डूम और सू स्ट्रॉम के बीच की कन्वर्सेशन को नहीं दिखाया गया है। मतलब डॉक्टर डूम किसी के घर में घुसा है, उसका बच्चा उठा रहा है और उसकी माँ को जमा दिया है, जिसे वो किसी जमाने में प्यार करता था। जी हाँ, कॉमिक्स में कई जगह सू स्ट्रॉम और डॉक्टर डूम के बीच में कुछ रिलेशनशिप था। वो एक तरफा प्यार ही था, लेकिन प्यार प्यार होता है। दूसरा, जब बच्चा उठाना ही था तब भौजी के सोने का इंतजार कर लेते। अब भौजी बाकी सबको बता देंगी और आपका प्लान तो फेल हो ही गया। देखो, मजाक एक तरफ, लेकिन हमें ये चीज भी समझनी होगी कि मार्वल को एक अच्छा कमबैक चाहिए। फैंटास्टिक फोर ने अच्छा काम किया है, रिव्यू भी अच्छे जा रहे हैं और मूवी भी अच्छी चल रही है। मतलब ये मूवी कमा के अच्छा खासा देगी मार्वल स्टूडियोज को। लेकिन आज से 1.5 साल बाद हमें अवेंजर्स डूम्सडे देखने को मिलेगी और आज से 1 साल बाद हमें इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा। और ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगली साल का जो कॉमिकॉन होगा, वहाँ हमें अवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर भी दिखाया जाएगा और मार्वल अपने फेज 7, 8, 9 के प्लान को भी रिवील करेगा। कल ऑफिशियल रिलीज तो हो गया है, लेकिन कास्टिंग और बाकी सब भी अनाउंस करना होता है। इस वीडियो में जितनी भी ऑफिशियल न्यूज है फेज 7, 8, 9 को लेकर, मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जिसको आप इस वीडियो के बाद जरूर देखना। अब वापस से आते हैं डॉक्टर डूम की तरफ। क्यों डॉक्टर डूम को ऐसा दिखाया जा रहा है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम का अस्तित्व क्या है? हमने अपडेट वाली वीडियो में ये बात भी की थी कि आरडीजे अवेंजर डूम्सडे में 4 रोल में दिखेंगे, जिनमें एक रोल आयरन मैन का है, दूसरा डॉक्टर डूम का है और बाकी के जो 2 रोल हैं उनके बारे में हमें नहीं बताया गया। अब इससे तो ये भी साफ हो रहा है कि डॉक्टर डूम के साथ ये जो वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, ये एक तरह की डॉक्टर डूम की एक कॉन्सल जैसी है। भले ही इसमें डॉक्टर डूम की संख्या ज्यादा ना हो, लेकिन हमें कई डॉक्टर डूम देखने को मिलने जा रहे हैं, जिनको कुछ आरडीजे प्ले करेंगे और बाकी भी एक्टर्स हो सकते हैं, सेम बिल्कुल लोकी के वेरिएंट्स की तरह। वहीं एक चीज ये भी समझनी होगी कि अचानक से डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन की जरूरत क्यों पड़ गई, कैसे डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन का पता चला और उसको क्या जरूरत पड़ गई और उसे फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में आने के लिए टेलीपोर्टेशन डिवाइस का सहारा लेना पड़ा। और अगर वाकई डॉक्टर डूम इस टेलीपोर्टेशन डिवाइस से फैंटास्टिक फोर के रूम तक पहुंचा है,
तो इसका मतलब साफ है कि डॉक्टर डूम इनके यूनिवर्स का तो नहीं है। दूसरा, अगर इसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस से आया गया है तो इसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस से वापस जाया जाएगा। और अगर हम सिर्फ इस मुद्दे को लें और कुछ कहानियां बनाए तो हमारे सामने कुछ ऐसा आता है कि सबसे पहले डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के पास गया, सू स्टॉर्म ने उसे ऐसा करते हुए देखा कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को चुराना चाहता है। अब डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को लेकर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस का यूज नहीं करेगा क्योंकि फैंटास्टिक फोर इसको इजीली ट्रैक कर लेंगे, इसलिए वो फैंटास्टिक फोर की शिप का यूज करेगा। और ऐसे थंडरबोल्ट्स की एंडिंग इससे कनेक्ट हो जाएगी, जहां हमें आगे पता चलेगा कि जो ये शिप हमने देखा है इसमें डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स हैं, जो कैसे भी 616 पर आ चुके हैं। और यहाँ ये 616 ही क्यों? क्योंकि मल्टीवर्स में कई सारी टाइमलाइंस हैं, तो ये वहां पर भी तो जा सकते हैं। तो इसका जवाब भी मैं पहले दे चुका हूँ कि 616 सेंट्रल यूनिवर्स है पूरे मल्टीवर्स का। मतलब 616 एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ सब कुछ खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में 616 ही रह जाएगा। इसीलिए हम टीवी के हर एक मॉनिटर पर किसी न किसी कोने में 616 लिखा हुआ देखते हैं। और सेक्रेट टाइमलाइन में सबसे मेन टाइमलाइन तो 616 ही है। और ये जो फैंटास्टिक फोर का एंड क्रेडिट सीन है और जो थंडरबोल्ट्स का एंड क्रेडिट सीन था, वो अवेंजर डूम्सडे के शुरुआती 5 मिनट में कंप्लीट करके दिखा दिया जाएगा। और डूम्सडे का जो टाइटल कार्ड दिखेगा उससे पहले का सीन हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखा दिया जाएगा। इसको एक ऐसा समझ लो जैसा हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। थॉर मूवी की जो एंडिंग थी वो सीधा इन्फिनिटी वॉर से कनेक्ट हुई और फिर उसके बाद एसगार्ड शिप का तबाह होना, हल्का अर्थ पर आना और बताना कि थैनोस आ रहा है, और फिर एक टाइटल कार्ड हमें दिखाया जाता है। ऐसा ही डूम्सडे के साथ भी है, क्योंकि ये करना भी जरूरी है। टाइटल कार्ड से पहले ही वो सारे कनेक्शन को एक जगह लाकर एक अच्छी स्टोरी का बिल्डअप कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम के अस्तित्व के बारे में, तो इसके लिए मेरे पास एक मेरी पसंदीदा थ्योरी है। और हाँ, एक चीज याद रखो कि जब हमें एमसीयू की इतनी बड़ी मूवी देखने को मिलती है, तब एमसीयू के हर एक इवेंट जो भी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में हुए हैं या होने वाले हैं, उन सबको नजर रख के एक इवेंट को तैयार किया जाता है। भले ही कुछ कैरेक्टर्स निकल गए हो या फिर एक्टर्स को बाहर कर दिया हो, लेकिन जो कहानी हमें दिखा दी गई है उसको बदला नहीं जा सकता और ना ही उनसे इनकार किया जा सकता है। मैं क्लियर यहाँ बात कर रहा हूँ मल्टीवर्सल सागा में ह्यू रिमेन्स और कैंग के कांड के बारे में, क्योंकि ये जो मार्वल मल्टीवर्स इस समय हम देख रहे हैं वो सिर्फ देन है ह्यू रिमेन्स की, क्योंकि इससे पहले जो मल्टीवर्स था उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। बस इस लूप का फायदा उठाया ह्यू रिमेन्स ने और बनाया एक नया मल्टीवर्स, और उसके लिए उसे टीवीए और अपने को लीड करना था, इसीलिए सेक्रेट टाइमलाइन जैसी चीजें भी सामने आई। खैर, अब ये सारी चीजें ह्यू रिमेन्स के बस के बाहर हैं, क्योंकि अब लोकी है, और इसीलिए हम मार्वल मल्टीवर्स में दो चीजें देख रहे हैं। पहली जो ह्यू रिमेन्स करना चाहता था, दूसरी जो वो नहीं करना चाहता था। और जो वो नहीं करना चाहता था उसके लिए लोकी सामने आ गया है। हमें पता है कि ह्यू रिमेन्स ने ये जो मल्टीवर्स है उसका बेस रखा है, वो सारी कहानियों को जानता है और वो रीराइट भी कर सकता है। उसने कई इवेंट हजारों बार देखे हैं और वो नहीं चाहता था कि ये सेक्रेट टाइमलाइन में ये इवेंट हो, इसीलिए उसने मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम की लाइफ को इन टाइमलाइंस में नहीं रखा था, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही आगे 31वीं शताब्दी में कैंग द कॉन्करर पैदा होता है। आखिरकार कैंग है तो मिस्टर फैंटास्टिक का वंशज ही, लेकिन कैंग डॉक्टर डूम के कांड को देखकर इतना इंस्पायर था और इसलिए वो डॉक्टर डूम को अपना वंशज मानता था। और ये सब देखते हुए ह्यू रिमेन्स ने अपनी इस सेक्रेट टाइमलाइन से डॉक्टर डूम और मिस्टर फैंटास्टिक की टाइमलाइंस को ही मिटा दिया, मतलब यहाँ सेक्रेट टाइमलाइन में रखा ही नहीं। लेकिन अब जब ये मल्टीवर्स अनकंट्रोल टाइमलाइंस को बना रहा है, तब वो टाइमलाइंस भी बनने को आजाद है जिसे ह्यू रिमेन्स रोक रहा था। और इसलिए एक पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि डॉक्टर डूम और मिस्टर फैंटास्टिक की ये जो टाइमलाइन बनी है, जिनको ह्यू रिमेन्स के हिसाब से होनी नहीं चाहिए, पर वो अब बन के पूरी तरह से तैयार है। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पर ह्यू रिमेन्स का ये बढ़िया प्लान था। ना बाप दादा होंगे ना परपोते ऐसे पैदा होंगे, और तो और ह्यू रिमेन्स ने मल्टीवर्स की काफी प्रॉब्लम को सुलझा दिया था। मतलब फैंटास्टिक फोर नहीं है तो गैलेक्टस जैसे बीइंग भी नहीं आएंगे और डॉक्टर डूम जैसे विलन भी नहीं सामने आएंगे, क्योंकि इनकी वजह से आगे कैंग पैदा होता और इधर मिस्टर फैंटास्टिक और फ्रैंकलिन और गैलेक्टस, इनका इंटरफेयर आगे मल्टीवर्स में इतना नहीं होता, क्योंकि ब्रांच टाइमलाइन बन जाती ना। और इसकी बदौलत ये भी होता कि आगे सीक्रेट वॉर्स यानी मल्टीवर्सल वॉर जैसा इवेंट भी नहीं होता। और अगर हम बात करें फ्रैंकलिन की, तो ये एक ऐसा बच्चा है जो यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, मतलब एक बड़े लेवल पर मल्टीवर्स को भी क्रिएट कर सकता है। ये अमर है और तो और ये बियॉन्ड ओमेगा लेवल का बीइंग है। 2015 की सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज के एंड में फ्रैंकलिन ही ऐसा बीइंग होता है जो मल्टीवर्स को रिस्टोर करता है। वो कई यूनिवर्स बनाता है, पॉकेट यूनिवर्स बनाता है, यहाँ तक कि कई सारी रेल्म को भी वो क्रिएट करता है। इसीलिए अब ये कैरेक्टर हमारी आने वाली दोनों मूवी डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए महत्वपूर्ण हो गया है।
लेकिन बात रही एमसीयू की, तो फ्रैंकलिन अभी बहुत छोटा है और उसे खुद नहीं पता होगा कि वो अपने आप में इतनी पावर रखता है। तो फिर कैसे डॉक्टर डूम को पता लगा होगा कि ये जो फ्रैंकलिन बच्चा है वो उसके लिए एक हथियार बन सकता है। वहीं कॉमिक्स में जब फ्रैंकलिन ने अपनी पावर का यूज किया था बैटल वर्ल्ड में, तब वो 12-13 साल का था, लेकिन अभी यहाँ फ्रैंकलिन फैंटास्टिक फोर मूवी में काफी छोटा है। और डूम्सडे जो इवेंट होने वाला है वो फैंटास्टिक फोर की एंडिंग से ही जुड़ा हुआ है, जिसके बाद सीधा सीक्रेट वॉर्स इवेंट होगा। मुझे यहाँ पर दो ही चीजें लग रही है। नंबर 1, अगर हम कॉमिक्स से सीक्रेट वॉर्स की बात करें तो जब बैटल वर्ल्ड बना था तब सभी लोग 8 साल तक इस बैटल वर्ल्ड में कैद थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहां से आए हैं और उन्हें ये भी नहीं पता था कि मल्टीवर्स नाम की भी कोई चीज थी। तो ये जो 8 साल का गैप है, शायद फ्रैंकलिन के लिए यहाँ ये 8 साल ऐड होकर फ्रैंकलिन सीक्रेट वॉर्स के फिनाले तक पहुंचे, तब तक वो ऐसे 12-13 साल तक हो जाता है। लेकिन फिर भी इससे ये साफ नहीं हुआ कि डॉक्टर डूम को कैसे पता चला कि ये फ्रैंकलिन रिस्टोर कर सकता है मल्टीवर्स को। यहाँ मुझे लगता है कि जो हमें RDJ डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे वो ना इस मल्टीवर्स से है, ना ही इस मल्टीवर्स के किसी एक टाइमलाइन से, वो पिछले मल्टीवर्स से है, जिसकी बातें ह्यूमन्स, लोकी और सिल्वी के सामने कर रहा था। और यही इस पिछले मल्टीवर्स से रामाटोड, इमॉर्टस, स्कारलेट सेंचुरियन, कैंग द कॉन्करर, ह्यूमन्स, मिस मिनट, रोबोना और TVA के कर्मठ कर्मचारी मिस मिनट और कई और बीइंग भी हैं। तो अगर ऐसे एक मल्टीवर्स खत्म होने के बाद दूसरा मल्टीवर्स तैयार रहता है और पहले मल्टीवर्स के बीइंग दूसरे मल्टीवर्स में जिंदा रहते हैं, तो डॉक्टर डूम तो इन सब का बाप है। और इस चीज से डॉक्टर डूम वर्सेस ह्यूमन्स और उसके जितने भी वेरिएंट है उनके बीच का एक मुद्दा ये भी साफ हो जाता है कि जो पिछले मल्टीवर्स में RDJ डॉक्टर डूम था और जब ये वाला मल्टीवर्स बना और जहां सारे टाइम फ्लो को यूज करके एक सेक्रेट टाइमलाइन को बनाना था, तब ह्यूमन्स ने RDJ डॉक्टर डूम को 616 पर टोनी स्टार्क की लाइफ दी, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी काफी लंबी वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ह्यूमन्स पुनर्जन्म वाली चीजों को मेंशन कर रहा था और उसने विक्टर टाइमली के साथ भी तो यही किया। ऐसे उसने कई सारे इवेंट्स और कई सारे कैरेक्टर्स के साथ खिलवाड़ किया है और RDJ डॉक्टर डूम उनमें से एक है। और ये चीज करंट MCU में सेंस भी बनाती है कि जो हमने आयरन मैन देखा वो पिछले मल्टीवर्स में डॉक्टर डूम था। तो सबसे पहली बात, इन दोनों का ऑरा एक ही होगा, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम 616 पर आएगा और जितनी भी टेक्नोलॉजी टोनी स्टार्क ने दी है उसे डॉक्टर डूम विद इन सेकेंड कंट्रोल कर लेगा। वहीं RDJ डॉक्टर डूम हमें ऐसा भी दिखाया जाएगा कि उसने कैंग की टेक्नोलॉजी पर भी एक्सेस कर लिया है। और जो हमने सेंटिनल्स, एक्समैन वर्सेस डॉक्टर डूम के लीक देखे हैं, जहां सेंटिनल्स डॉक्टर डूम पे हमला करेंगे और डॉक्टर डूम इन सेंटिनल्स को कंट्रोल कर वापस से एक्समैन की तरफ फेंक देंगे और यहाँ पर अवेंजर्स भी मौजूद होंगे, तो इसके पीछे एक कैंग की कॉमिक्स का रेफरेंस है जो यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। अवेंजर द कैंग डायनेस्टी कॉमिक्स में जब कैंग अर्थ पर आता है और अर्थ के सभी सुपर हीरोज, आर्मी और एक्समैन के सेंटिनल्स कैंग पर हमला करना शुरू करते हैं, तब कैंग अर्थ के ऑर्बिट में होता है और उसकी तरफ सेंटिनल्स बढ़ने लगते हैं। और फिर कैंग बताता है कि वो 18वीं शताब्दी में इस अर्थ पर विक्टर टाइमली बनकर रह चुका है और जितनी भी टेक्नोलॉजी का जो बेसिक बेस है वो पहले ही विक्टर टाइमली ने दे दिया है। इसलिए जो इस टेक्नोलॉजी का बेस है वो कुल मिला के कायदे में कैंग द कॉन्करर की हुई और इसीलिए कैंग एक ही सेकंड के अंदर इन सारे सेंटिनल्स को कंट्रोल कर लेता है और वापस से अर्थ की ओर फेंक देता है। तो ये जो अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में इवेंट हुआ है, ये बिल्कुल यहाँ डॉक्टर डूम के साथ अवेंजर डूम्सडे में देखने को मिलने जा रहा है। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहाँ कैंग नहीं है बल्कि डॉक्टर डूम है। और ये डॉक्टर डूम कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसने कैंग की टेक्नोलॉजी को भी एक्सेस कर लिया है। और ये मुमकिन इसलिए भी हो पा रहा है क्योंकि जो TVA की टेक्नोलॉजी है वो काफी हद तक फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से मिलती जुलती है और ये RDJ डॉक्टर डूम इसी एरा से ही है, भले ही वो किसी भी मल्टीवर्स से हो। तो अगर ऐसा डॉक्टर डूम के साथ दिखाया जा रहा है और हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है तो हमारे लिए ये सब सही है। और अगर ऐसा नहीं देखने को मिलता है तो इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम जितना भी रेफरेंस दे रहे हैं उसके पीछे का बेस सिर्फ कॉमिक्स ही है और हर एक रेफरेंस भी। तो आई होप डॉक्टर डूम के साथ कोई ऐसी यूनिक कहानी हो जिससे वो मल्टीवर्स का एक सुप्रीम दिखे, सबसे ऊपर, सबसे पावरफुल और सबसे अलग। मेरी थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर डूम वैसा नजर आ रहा है, लेकिन MCU अगर इस चीज को ऐसा नहीं दिखा पाता तो सबसे ज्यादा निराशा तो हम फैंस को ही होने वाली है। खैर, ये था फैंटास्टिक फोर का पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेन। जो र्यूमर और लीक्स में आया था वो मूवी 25 जुलाई को आएगी और तब हमें प्रॉपर इसका पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा और फिर हम इसका एक धमाकेदार ब्रेकडाउन करेंगे। और चैनल पर गिव अवे चल रहा है, जीतने वाले को निश्चित राशि दी जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना होगा। 25 जुलाई की ही शाम को लाइव आकर उसको अनाउंस कर दिया जाएगा, तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपने मजे लो, ध्यान रखो, लव यू एंड